हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्थेनोजेनेसिस या एनिसेक जनन की प्रक्रिया के क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या लाभ हैं एवं इसके क्या डिसएडवांटेज, क्या क्या इसकी हानियां हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के सिग्निफिकेंस, इसके क्या लाभ हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है यह एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। इस प्रक्रिया के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब कि जो इंडिविजुअल हैं यह किस सेक्स के होंगे इसका निर्धारण पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में होता है। सेकंड सिग्निफिकेंस है इट हेल्प्स टू अवॉइड स्टेरिलिटी इन दी रेसेस। तो जो जातियां होती हैं उनके अंदर जो बांझपन की पाया जाता है उसको अवॉइड करने में यह प्रक्रिया हेल्प करती है। थर्ड सिग्निफिकेंस है इट लैंड्स सपोर्ट टू द क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यह थ्योरी सटन एंड बावेरी ने 1903 में यह थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम्स हैं ये जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करते हैं और इस जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं। ये जो पासिंग है यही जेनेटिक इनहेरिटेंस का आधार है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है पार्थेनोजेनेसिस हेल्प्स टू ट्रांसफ़र यूजफुल म्यूटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विदाउट कंटामिनेशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर। तो पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है यह क्या करती है, जो लाभदायक उत्परिवर्तित जो लक्षण होते हैं इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज़ ट्रांसफ़र करती है। जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न होता है और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, जबकि पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है तो यहाँ पे किसी भी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो जो भी लाभदायक म्यूटेंट कैरेक्टर हैं वो एज इट इज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर दिए जाते हैं। फिफ्थ सिग्निफिकेंस है इट चेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल म्यूटेंट कैरेक्टर टू पास इन ऑल जनरेशन एंड ग्रुप्स। इंस्टेड इट कीप्स दीज कैरेक्टर्स रेस्ट्रिक्टेड टू वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे युग्मकों का संयुग्मन नहीं होता है, तो इस वजह से जो हार्मफुल म्यूटेंट कैरेक्टर हैं ये भी चेक्ड रहते हैं। ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पास नहीं हो पाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं हो पाते हैं। 6 जो पार्थेनोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस है, पार्थेनोजेनेसिस हेल्प्स टू मेंटेन सिमिलरिटी एंड अवॉइड वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पार्थेनोजेनेसिस में किसी भी तरह का क्रॉसिंग ओवर एवं फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण जो ऑफस्प्रिंग है ये अपनी पेरेंट्स के सिमिलर होगी, कैरेक्टर्स में, फिजिकल अपीयरेंस में बिल्कुल सेम होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी तरह इनमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन देखने को पॉपुलेशन में नहीं मिलेगा। 7th जो इसका सिग्निफिकेंस है पार्थेनोजेनेसिस का, पोलीप्लॉइडी इज़ प्रोड्यूस्ड इन एनिमल्स थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। जो पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया है इसके द्वारा जंतुओं में पोलीप्लॉइडी आती है। पोलीप्लॉइडी से मतलब है कि 2 से ज़्यादा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होना। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं इनमें ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्रोमोसोम्स का नंबर 2 से n के मल्टीपल 2n से n के मल्टीपल नंबर में बढ़ जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे 3, 4, 5 हो सकते हैं। इस बेस पे हम इन्हें ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड बोलते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस पोलीप्लॉइडी को भी डेवलप करता है। पोलीप्लॉइडी हमें इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, क्रस्टेशियंस, फिशेस और जो लोअर एनिमल्स होते हैं इनके अंदर हमें यह पोलीप्लॉइडी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, इट चेक्स द नॉन अडेप्टिव कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन विच में कॉज ड्यू टू म्यूटेशन। तो जब कोई एनिमल किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं, और इन अडेप्टेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है, किसी म्यूटेशन की वजह से अगर कोई चेंज होता है और यह जो जीन्स हैं इनमें कोई भी नॉन अडेप्टिव कॉम्बिनेशन अगर जनरेट होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो पाता, उसी स्टेज पे इसे रोक दिया जाता है। तो यहाँ भी पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया हेल्प करती है। अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस के अलावा कोई भी रिप्रोडक्शन अगर हमें की प्रक्रिया हम देखते तो यह जो कॉम्बिनेशन है ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के चांसेस रहते। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, इन पार्थेनोजेनेसिस देयर इज़ नो नीड फॉर ऑर्गेनिजम्स टू वेस्ट देयर एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, बट it allows them to utilize that amount of energy in the feeding and reproduction। तो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस में जो ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी है यह मीटिंग में वेस्ट ना हो करके जो फीडिंग और रिप्रोडक्शन जो अन्य प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर यूटिलाइज होती है। तो इस तरह से हमने देखे पार्थेनोजेनेसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इन सिग्निफिकेंस के अलावा यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस के कुछ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं ये डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला और जो मेजर डिसएडवांटेज है वह है कि यह क्या करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को लिमिट करता है। किसी भी तरह का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण सेम जो कैरेक्टर्स हैं वे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाते हैं, जो कि जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना देखने को मिलता है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर जैसे कोई एनिमल अगर किसी एनवायरनमेंट में रह रहा है और उस एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का अगर कोई चेंज हो जाता है तो यह जो एनिमल है यह सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेचुरल जो नेचर है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में यह जो एनिमल है यह सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को लिमिट करता है। इसके अलावा लो अडेप्टेशन फॉर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उनके लिए ये बहुत कम अडेप्टिव होते हैं जो स्पीसीज। इसके अलावा इनका सर्वाइवल रेट भी बहुत ही कम होता है। पार्थेनोजेनेटिक जो भी स्पीसीज होते हैं इनका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है। तो स्टूडेंट्स, जो यह 3 लेक्चर हुए इसमें हमने पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है इसको सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा कि पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है। यह रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही गैमेट्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया हमने देखी, इसके एग्जांपल्स किस में मिलता है, ये रोटिफर्स, एफिड्स एंड और बीज में हमें यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में जो फर्टिलाइज्ड एग है ये क्या होता है, वेरियस जो केमिकल और फिजिकल जो फैक्टर होते हैं उनके कारण ही इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिजिकल कैरेक्टर्स में हमने देखा कि टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट लाइट, इलेक्ट्रिक शॉक और निडल के द्वारा छिद्रित किए जाने पर भी जो एग है यह एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। केमिकल फैक्टर्स में हमने डिफरेंट केमिकल्स के बारे में देखा, क्लोरोफॉर्म, यूरिया, सुक्रोज, फैट सॉल्वेंट्स, एसिड, क्लोराइड्स। नेचुरल, इसके बाद हमने देखा सेकंड जो पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। इसमें जो कुछ स्पीसीज होती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, इनमें नेचुरली ही हमें पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया रेगुलरली देखने को मिलती है। इसके बाद हमने देखा इसके टाइप्स को, ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अगर इंडिविजुअल के पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। एफिड्स और रोटिफर्स में यह देखने को मिलता है।
इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो हनी बी और वास्प में यह देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस में पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अल्टरनेट में पाया जाता है और ये दोनों एक के बाद एकांतरित क्रम में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में हमने पार्थेनोजेनेसिस को डिप्लॉइडी के बेस पे डिवाइड किया हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में। जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं ये इसमें जो अडल्ट होते हैं हैप्लॉइड एडल्ट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड एग से डेवलप होते हैं। वहीं डिप्लॉइड जो सेल्स डिप्लॉइड जो पार्थेनोजेनेसिस है इसके अंदर जो डिप्लॉइड एग है अनफर्टिलाइज्ड जो एग है इससे डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग जन्म लेती है। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। इसके बाद में जो लास्ट लेक्चर आज का था इसमें हमने पार्थेनोजेनेसिस के सिग्निफिकेंस और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं यह देखा। धन्यवाद।